अमेरिका के अपराध जगत का एक ऐसा कैदी जिसने नकली बंदूक के दम पर पुलिस को ही बंदी बना लिया। अमेरिका की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार क्राउन पॉइंट जेल को इस कैदी ने एक लकड़ी की बंदूक से भेद दिया। खुलेआम कई बड़ी बड़ी बैंकों को लूटा, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। इसने पुलिस के सामने ही भागने की तैयारी की, पर पुलिस फिर भी उसकी चाल नहीं समझ पाई। पुलिस के लिए वो सरदर्द बना, लेकिन जनता के लिए हीरो। उसके खून को लोगों ने कीमती चीज की तरह संभाल कर रखा। लेकिन क्यों? कौन है ये कैदी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के इंडियाना में मौजूद है क्राउन पॉइंट जेल, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। अधिकारियों का दावा था कि इस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जेल को भारी लोहे की सलाखों, कड़े पैरों और कई ताले वाले दरवाजों से सुरक्षित किया गया था, जहां परिंदा भी बिना इजाजत पर नहीं मार सकता था। पर अमेरिका के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जॉन डिलिंजर ने जेल की इज्जत, सुरक्षा और व्यवस्था तीनों को मिट्टी में मिला दिया। एक सुबह जॉन बड़े इत्मीनान से जागा और जेल में एक नकली गन निकालकर पूरे जेल महकमे में हंगामा मचा दिया। इसी नकली बंदूक की नोक पर ना सिर्फ उसने पुलिस प्रशासन को उंगलियों पर नचाया, बल्कि गार्ड्स को भी अपने काबू में कर लिया और अपने एक साथी कैदी हर्बर्ट को लेकर भाग निकला। साथ ही शरीफ की नई फोर्ड वुड कार भी चुरा कर ले गया। इस तरह कुछ ही पलों में देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल पर एक शातिर दिमाग और नकली बंदूक ने बदनामी का धब्बा लगाया, और इसे उस वक्त की सबसे बड़ी फरारी कहा गया, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को एक नकली बंदूक ने छलनी कर दिया था। और ये कारनामा करने वाला था जॉन डिलिंजर, जो बचपन से ही खुराफाती दिमाग का मालिक था। और पहली बार 22 जून 1903 में उसने अपने शातिर दिमाग के साथ दुनिया में दस्तक दी थी। जॉन का जन्म इंडियाना की ओक हिल इलाके में जॉन विल्सन डिलिंजर और मैरी एलन लैकेस्टर के घर में हुआ था। जॉन की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम ऑड्री डिलिंजर। जॉन के पिता काफ़ी सख्त मिजाज के इंसान थे, जो हमेशा बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते थे। और ये सख्ती तब और ज़्यादा बढ़ गई जब मैरी एलन की डेथ हुई। जी हाँ, जॉन जब महज 3 से 4 साल का था तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, और बड़ी बहन ऑन्ड्रे ने ही अपने भाई की माँ बनकर परवरिश की। पर फिर कुछ समय बाद दोनों बच्चों की देखभाल के लिए जॉन विल्सन ने साल 1912 में दूसरी शादी कर ली, जिन्होंने पूरे घर को अच्छे से संभाला और दोनों बच्चों की पढ़ाई पर भी खास ध्यान दिया। जॉन को स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के तौर पर देखा जाता था, जिसका सबसे ज़्यादा लगाव बेसबॉल से था। लेकिन इस बीच टीचर्स ने जॉन के अजीब बर्ताव को भी नोटिस करना शुरू किया। जहाँ पहले जॉन मन लगाकर पढ़ता था और एक डिसिप्लिन स्टूडेंट्स बनकर रहता था, वो समय के साथ बदलता जा रहा था। स्कूल से भागना, दूसरे स्टूडेंट्स का सामान चोरी करना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, ये सब जॉन की आदत बन गया था। जबकि पढ़ाई में वो ज़ीरो हो गया था और 16 साल की उम्र में उसने स्कूल से ड्रॉप भी ले लिया। उसने पढ़ाई से तो पीछा छुड़ा लिया था, लेकिन अभी पिता जॉन विल्सन से छुटकारा पाना बाकी था, क्योंकि पिता विल्सन अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जॉन बड़ा होकर चोर उचक्का नहीं बल्कि एक मेहनती, ईमानदार और काबिल इंसान बने। पर जॉन अब उस रास्ते पर निकल चुका था जहां से लौटना नामुमकिन था। जॉन अच्छे से समझ चुका था कि जब तक वो अपने पिता के टुकड़ों पर पलता रहेगा, तब तक वो उस पर अपनी हुकूमत कायम करते रखेंगे। इसलिए जॉन ने आज़ादी पाने के लिए सबसे पहले एक जॉब ढूंढनी शुरू की। इस समय अमेरिका के ज़्यादातर युवा पहले विश्व युद्ध में लड़ने के लिए सैन्य अभ्यास में लगे हुए थे, इसलिए जॉन को इजीली काम मिल गया और जॉन इंडियन पुलिस बोर्ड ऑफ ट्रेड में जॉब करने लगा। इसके अलावा उसने रिलायंस कंपनी नाम की एक मशीन शॉप में भी एज असिस्टेंट नौकरी की। अब जॉन के पास आज़ादी भी थी, पैसे भी और घर से दूरी भी, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक, क्योंकि उसके बाद जॉन के पिता विल्सन अपनी पूरी फैमिली को लेकर मार्सविल शिफ्ट हो गए। साथ ही जॉन को भी स्कूल जाने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अब जॉन का दिल पढ़ाई में नहीं, चोरी चकारी में लग गया था, जिसके ठीक 1 साल बाद 1922 में वो गिरफ्तार भी हुआ, क्योंकि उसने एक कार चोरी करने की हिमाकत दिखाई थी। इस घटना के बाद जॉन की गर्लफ्रेंड ने भी उससे दूरी बना ली और इस कार चोरी के मुकदमे से बचने के लिए जॉन 1923 में नेवी में भर्ती हो गया। लेकिन यहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कुछ समय बाद ही वहाँ से भाग निकला और हर तरफ उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। दरअसल बोस्टन में जहाज़ की डॉकिंग होने के दौरान जॉन को 24 घंटे की छुट्टी दी गई थी। ये सिर्फ एक लीव थी, लेकिन जॉन के लिए नौसेना से बचकर भागने का एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उसे ये लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए कुछ महीने सेवा देने के बाद वो भाग गया और डिसऑनरेबल चार्ज के साथ 20 साल का जॉन 1924 में मॉर्सविल यानी अपने घर वापस लौट आया। भागने के जुर्म में उसे 5 से 6 महीने की सजा भी हुई, पर यह सजा भी उसे बदल दे इतनी ठोस नहीं थी। रिहा होने के बाद जॉन फिर से अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने लगा। पर परिवार ने उसकी 16 साल की बैरिल एथिल होबियस नाम की लड़की से शादी करा दी, इस उम्मीद में कि बेटा सुधर जाएगा। पर शादी के बाद भी जॉन में कोई खास बदलाव नहीं आया, बल्कि वो बैरिल के साथ बहुत ही कम वक्त बिताता था। अक्सर उसकी रातें दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने और शराब पीने में बीतती थी। वो ना तो एक अच्छा बेटा बन पा रहा था और ना एक अच्छा पति। और आगे जो हुआ उसने पूरा परिवार को हैरान कर दिया।
सितंबर 1924 की एक रात जॉन अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी एड सिंगल्टन नाम का एक पूर्व कैदी जॉन के पास आया और उसे मूरविले में एक स्थानीय किराने की दुकान लूटने के लिए कहा, जिस पर जॉन ने भी तुरंत हाँ कर दिया और एड को लेकर एक गली में छुप गया। क्योंकि जॉन अच्छे से जानता था कि दुकान का मालिक हर रात दुकान में जितना भी पैसा रखा होता है उसे बैग में भरकर अपने घर ले जाता है। जिस गली में एड और जॉन छिपे थे उसी गली से दुकानदार दुकान से अपने घर जाता था। जॉन के नापाके आगों से अनजान जैसे ही शॉप ओनर गली में घुसा, वैसे ही जॉन ने बंदूक निकालकर उसकी कनपटी पर रख दी और कपड़े में लिपटी एक मशीन से उस पर जोरदार हमला किया ताकि वो बेसुध होकर शोर ना कर सके। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद जॉन और एड ने दुकानदार के पास से करीब $50 लिए, जो आज के हिसाब से लगभग $900 हैं। यही पहली लूट जॉन के आपराधिक इतिहास की सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत नींव बनी, जिसने जॉन के लिए अपराध जगत के दरवाजे खोल दिए, साथ ही जेल के भी, क्योंकि जल्द ही पुलिस को इस रॉबरी की भनक लग गई और सबूत जुटाने के बाद अगले ही दिन पुलिस ने जॉन को हिरासत में ले लिया। उस पर लूट, जान लेने के इरादे से हमला करने जैसे कई आरोप लगे और करीब 10 से 20 साल की ये सज़ा सुनाई गई, जबकि $200 का फाइन भी जॉन को भरना पड़ा, जो लूट की रकम का करीब 4 गुना पैसा था। यानी इस रॉबरी से जॉन के हाथ तो कुछ नहीं लगा, लेकिन हाथ जुर्माना और सज़ा मुफ्त में मिल गई। लूट के जुर्म में जॉन को पेंडल्टन सुधार गृह में भेजा गया, जहां रहना जॉन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। हर किसी की तरह जॉन ने भी शुरू में भागने की कोशिश की थी और कैद के करीब 1 महीने बाद सामान के बीच छुपकर बाहर निकलने की जुर्रत दिखाई, लेकिन इसकी ये चाल काम ना आ सकी और चेकिंग के दौरान गार्ड्स ने उसे पकड़कर फिर से सेल में बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी जॉन रुका नहीं, बल्कि उसी साल 3 बार और उसने भागने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जॉन जितना गार्ड्स के लिए सरदर्द बन गया था, उतना ही ये हीरे की तरह दूसरे कैदियों की नज़र में चमक रहा था, क्योंकि जेल से कई बार भागने की हिम्मत देखकर बाकी कैदी उससे काफ़ी मोटिवेट और अट्रैक्ट हो रहे थे। इसलिए जेल के दौरान जॉन के कई दोस्त भी बन गए, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड बहुत खराब था। इनमें होमर वैन मीटर, रूसेल क्लार्क, हैरी पियरपॉन्ट जैसे बदनाम नाम शामिल थे, जिन्होंने बैंक रॉबरी जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया था। जैसे जैसे इनकी दोस्ती बढ़ी, वैसे वैसे गार्ड्स के लिए ये सरगर्द बनते गए, जिन्हें हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए जेल प्रशासन ने होमर और हैरी को 200 मील दूर इंडियाना जेल में शिफ्ट कर दिया। एक तरफ तो जॉन से उसके दोस्त दूर हो गए थे, दूसरा उसकी वाइफ ने भी उसे डिवोर्स दे दिया था, क्योंकि वो अब एक अपराधी के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी। इस पल जॉन खुद को बहुत अकेला महसूस करता था, इसलिए उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए बेसबॉल से दिल लगा लिया, जो उसका बचपन से ही फेवरेट गेम था। वो रोज की प्रैक्टिस के बाद बेसबॉल में इतना माहिर हो गया था कि जेल प्रशासन ने कहा था कि जॉन को मेजर लीग में खेलना चाहिए। दिन बीतते जा रहे थे, जॉन अब पैरोल पर ही सही पर बाहर निकलना चाहता था, जिसकी अर्जी भी डाली गई, लेकिन जज ने उसे रद्द कर दिया, क्योंकि जॉन ने गार्ड्स को तंग करने और कई बार भागने की गुस्ताखी की थी। ये देख जॉन ने जज से रिक्वेस्ट की कि उसे इंडियाना स्टेट जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ बेसबॉल टीम है जिसमें वो शामिल होना चाहता है। इस गुजारिश में कोई शक की बू नहीं थी, इसलिए जॉन को 1929 में इंडियाना स्टेट जेल में शिफ्ट कर दिया गया और इस तरह एक बार फिर वो अपने दोस्तों हैरी और होमर के पास आ गया। तीनों ने फैसला किया कि जैसे ही जॉन अपनी सुनवाई पर पैरोल पर बाहर निकलेगा, उसके बाद वो हैरी और होमर को भी छुड़ाएगा। और इस प्लान में उनकी मदद की उस समय के सबसे बड़े लुटेरों में से एक जर्मन अमेरिकन बैंक रॉबर हरमन लैम्ब ने, जो खुद भी बाहर निकलने की जुगाड़ में था। इसलिए उसने इन तीनों का साथ देने का वादा किया और सब लोग जॉन की पैरोल का इंतजार करने लगे। इस बीच हरमन ने अपने साथियों को बैंक लूटने के तरीके सिखाए, जिसे लैम्ब टेक्निक भी कहा जाता है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मई 1933 का महीना भी आ गया और जॉन को पैरोल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन जब जॉन ने बाहरी दुनिया में कदम रखा तो सब कुछ बदल चुका था। अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। लगभग 13 मिलियन लोग बेरोजगार हो चुके थे, 2 मिलियन बेघर हो गए थे और क्राइम तो रफ्तार पकड़ता जा रहा था। लूट, चोरी, चकारी की दर्जनों घटनाएं हर रोज अखबार में सुर्खियां बटोर रही थीं। इनमें रॉबर्स की तकनीकों की भर भर कर तारीफ की गई थी, जिन्हें पढ़ने के बाद जॉन के दिमाग में भी एक शातिर आइडिया आया और उसने भी बदनाम होकर ही सही, लेकिन अपना नाम बनाने का फैसला किया। इसके बाद जॉन हैरी के कुछ आदमियों के साथ मार्सविल लौटा और तुरंत अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया और बैंकों को लूटने के लिए लैम्प तकनीक की प्रैक्टिस करने लगा। इसी तकनीक की मदद से जॉन ने कई बैंक्स को अपना निशाना बनाया। जॉन को जिस भी बैंक को लूटना होता, सबसे पहले वो उसकी रेकी करता और फिर बैंक में अलग अलग अधिकारियों की नकल करके बैंक के कामकाज को गहराई से समझता था।
बैंक रॉबरी के एक गवाह ने बताया कि जॉन ने खुद को वॉशिंगटन में एनआरए का अधिकारी बताया था और बैंक चेयरमैन से कहा था कि उनकी टीम पूरे राज्य के सभी बैंकों का सर्वे कर रही है और जानना चाहती है कि बैंक किस तरह और कैसे काम करती हैं। इस रॉबरी के दौरान जॉन को जैक रैबिट जैसा निकनेम मिला क्योंकि वो ड्रामेटिकली काउंटर पर कूद जाता था और बेखौफ होकर चिल्लाकर बताता था कि ये एक रॉबरी है। मानो जॉन में डर, झिझक, कानून का खौफ कुछ नहीं था। उसे अपने शिकार के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। कुछ ही महीनों में जॉन में $9 लाख लूट लिए थे, जबकि कुछ इस रकम को 9 लाख बताते हैं। 1933-34 के बीच जॉन और उसके गिरोह ने पूरे मिडवेस्ट में लगभग 2 दर्जन बैंक और कई पुलिस हथियारकार लूटे और एक साल में 8 से ज्यादा बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस स्टेशन पर डावा बोलकर मशीन गन, राइफल, गोलियां और बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चुरा लिया। इस बीच उन्होंने ना सिर्फ पुलिस से हाथापाई की बल्कि 2 अधिकारियों की जान भी ले ली, जिससे जनता जॉन को रॉबिन हुड की तरह देखने लगी। मीडिया चैनल्स ने भी उसकी करतूत को थ्रिलर फिल्म की तरह पेश किया। जितना ज्यादा जॉन मशहूर हो रहा था उतनी ही फेडरल सरकार और FBI को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कानून के साए में एक किलर, खतरनाक रॉबर घूम रहा था और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। जॉन की बढ़ती करतूतों को देखकर जल्द ही FBI ने उसे देश का पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित कर दिया और उस पर $5000 का इनाम रखा, जिसके बाद मीडिया, जनता, पुलिस, FBI हर कोई उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गया। और जनवरी 1934 में जॉन और उसके 3 साथियों को एरिजोना के टक्सन शहर में एक होटल में आग लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल जॉन इसी होटल में पुलिस से छुपकर रह रहा था, पर जब होटल में आग लगी और भगदड़ मची तो फायरमैन ने जॉन की शक्ल पहचान ली और तुरंत पुलिस को खबर पहुंचा दी, जिसके बाद जॉन अपने साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गया। साथ ही पुलिस ने जॉन के पास से $4000 भी बरामद किए, जो हाल ही में ईस्ट शिकागो बैंक रॉबरी में चुराए गए थे। उसी वारदात में जॉन पर पुलिस ऑफिसर विलियम के कत्ल का भी आरोप लगा था। इसी कत्ल के मुकदमे का सामना कराने के लिए उसे इंडिया लाया गया। 25 जनवरी 1934 को जॉन को टक्सन से इंडियाना लाकर क्राउन पॉइंट की लेक काउंट जेल में रखा गया। ये जेल उस समय सबसे मजबूत और सुरक्षित जेलों में गिनी जाती थी। स्थानीय पुलिस और जेल प्रशासन ने पूरे शहर में ये ऐलान कर दिया था कि ये जेल भागम भाग का खेल नहीं होने देगी और यहाँ से कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि एक्स्ट्रा गार्ड तक तैनात कर दिए गए थे। जेल की शेफ लियन हॉली को पूरा भरोसा था कि उनकी जेल जॉन को काबू में रख सकती है। उन्होंने प्रेस से कहा कि अगर जॉन ने चालाकी की तो जेल में चारों ओर मशीन गन लिए डिप्टी मौजूद है। जॉन के आने के बाद जेलर और प्रोसिक्यूटर ने उसके साथ हंसते हुए फोटो भी खिंचवाई। तस्वीर में प्रोसिक्यूटर रॉबर्ट एस्टिल ने दोस्ताना अंदाज में हाथ उसके कंधे पर रखा था, जिसे बाद में शर्मनाक माना गया। जॉन ने मुस्कुराते हुए मजाक में कहा, मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। ये सुन सब लोग हंस दिए, लेकिन कुछ हफ्तों बाद यही बात सच हो गई। शेफ हॉली ने ज़्यादा भरोसे में उसे स्टेट जेल की बजाय स्थानीय जेल में ही रखने का फैसला किया, लेकिन जॉन पहले से ही भागने की प्लानिंग बना रहा था, जो आगे चलकर कामयाब भी हुई। और इसकी तैयारी जॉन ने गार्ड्स के सामने की, पर गार्ड्स फिर भी उसकी चाल नहीं समझ पाए। लोगों का कहना है कि जॉन सेल में चुपचाप एक काठ का टुकड़ा चाकू से घिसता रहता था, जिसे देख गार्ड्स उसका मजाक बनाते हुए उसे जॉन द विटलर यानी लकड़ी तराशने वाला जॉन कहकर चिढ़ाते थे। और जॉन भी ऐसा दिखाने की कोशिश करता था कि वो बस टाइम पास कर रहा है, जबकि असलियत ये थी कि वो एक बेलनकार लकड़ी की पिस्तौल बना रहा था, जो उसके भागने का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। कहा जाता है कि उसने इस पिस्तौल को जूते वाली काली पॉलिश से रंग दिया था, जिससे वो दूर से देखने पर असली बंदूक लग रही थी। लेकिन इस नकली बंदूक में ट्रिगर या पकड़ने का ग्रिप नहीं था, पर फिर भी जॉन ने इसी से जेल प्रशासन को डराया और भाग निकला। लेकिन क्या सच में नकली बंदूक की नोक पर पुलिस और गार्ड्स को डराया गया था? ये सवाल जॉन की फरारी के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना रहा, जिस पर लेक काउंट के डिप्टी अर्नेस्ट प्लंक ने दावा किया कि जॉन के पास असली बंदूक थी, जो उसे किसी ने लाकर दी। बाद में खुलासा हुआ कि अर्नेस्ट भी जॉन के साथ मिला हुआ था और फरारी में मदद करने के आरोप में उसे अरेस्ट भी किया गया, लेकिन ठोस सबूत ना होने पर वो बरी हो गया। लेकिन जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे और सबसे ज्यादा मजाक बनाया जॉन ने, जिसने मजे लेते हुए दावा किया कि हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से काठ को तराशकर बंदूक बनाई थी। मानो वो भी पुलिस की खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसे बयान दे रहा था। जॉन की फरारी के बाद जब उसका सेल चेक किया गया तो पुलिस को कपड़े रगड़ने वाला एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिसका एक हिस्सा गायब था। ये देख लोगों को लगने लगा कि शायद इसी टुकड़े से जॉन ने बंदूक बनाई थी, और इस बात पर FBI ने भी मोहर लगाई और कहा कि जॉन ने अधिकारियों को नकली बंदूक से ही डराया था, जो पुलिस के लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात थी। इस खुलासे के बाद तो जॉन की फरारी की घटना न्यूज़ चैनल्स, अखबार और बाद में फिल्मों में भी सुर्खियां बटोरने लगी, क्योंकि एक गैंगस्टर नकली बंदूक के दम पर सबसे सुरक्षित जेल व्यवस्था को चकमा दे गया था। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 3 मार्च 1934 के दिन, जब क्राउन पॉइंट जेल की सुबह एकदम शांत थी। रोज की तरह कैदियों को एक्सरसाइज के लिए नीचे बरामदे में लाया गया था, जबकि जॉन समेत 15 कैदी दूसरी मंजिल पर टहल रहे थे। वहीं 2 डेप्यूटी कैदियों को नहलाने के लिए साबुन बांट रहे थे।
और जब वो जॉन के पास आया तो वो एकदम नॉर्मल लग रहा था और इस वक्त एक्सरसाइज में बिजी था। तभी अचानक वो रुका और उसने अपनी कमर के पास छुपी पिस्तौल निकाल ली और पास खड़े ट्रस्टिन एडम्स की पीठ पर तान दी और धमकाते हुए कहा, हिलो मत नहीं तो उड़ा दूंगा। जब गार्ड्स ने ये नज़ारा देखा तो वो भी दंग रह गए और जॉन के कहने पर दोनों डेप्यूटी शेरिफ ने हाथ ऊपर कर खुद को सरेंडर कर दिया। हालात को काबू में देख जॉन ने कड़क आवाज में कहा, अपने हथियार, चाबियां और कपड़े मेरे हवाले कर दो। ये सुन गार्ड्स ने अपने हथियार, चाबियां सब कुछ उसको सौंप दिया और जॉन ने एक गार्ड से उसकी पिस्तौल भी छीन ली। इस तरह अब वो एक असली हथियार का मालिक बन गया था और बंदूक की नोक पर सब गार्ड्स को एक सेल में बंद कर दिया और फिर ट्रस्टिन को ढाल बनाकर बाकी जेल स्टाफ को कंट्रोल में करना शुरू कर दिया। रास्ते में जो भी गार्ड आया उसे बंदूक दिखाकर जॉन ने हवालात में ठूस दिया। जॉन की किस्मत अच्छी थी कि 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने वाला अधिकारी हर्बर्ट बर्च इस वक्त कुर्सी पर गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए जॉन दबे पांव उसके पास पहुंचा और रैक से सब मशीन गन निकालकर सोए हुए हर्बर्ट की कनपटी पर रख दी। जैसे ही हर्बर्ट जागा उसने खुद को सरेंडर कर दिया और जॉन ने तुरंत उसे सेल में बंद कर दिया। इस तरह जॉन ने मिनिमम 14 जेल कर्मियों और अफसरों को बंदूक के दम पर बंदी बना लिया, जिनमें जेल वार्डन और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी शामिल थे। जेल कर्मी कैदी बन गए थे और कैदी बाहर आज़ाद घूम रहा था। हालातों को काबू में लेने के बाद जॉन ने अपने साथी कैदी हर्बर्ट यंगब्लड को भी बाहर निकाल लिया, जिसको कत्ल के इल्जाम में डेथ सेंटेंस दी गई थी। ऐसे में जेल से भागना उसके लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। हालांकि जॉन ने एक कैदी से भाग चलने को कहा, पर उसने मना कर दिया और डरते हुए कहा कि नहीं भैया, तुम ज्यादा गर्म हो, मतलब तुम्हारा पीछा बहुत होगा और पुलिस जॉन को पकड़कर ही दम लेगी। ऐसे में जो भी उसके साथ भागा उसका भी पकड़ा जाना तय है। ये सब सुन जॉन हंस पड़ा और उस कैदी को कायर का तारा मारकर हर्बर्ट कैदी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। इस वक्त जॉन और हर्बर्ट के हाथ में 2 सबमशीन और 2 पिस्तौल थी, जिन्हें उन्होंने गार्ड से छीना था। और इस पूरी फरारी की सबसे मजबूत कड़ी थी नकली बंदूक, जिसके दम पर जॉन ने ये पूरा खेल खेला और नकली बंदूक के दम पर असली बंदूकें हासिल कर ली। और जब जेल कर्मियों को उसने सेल में बंद कर दिया तो फिर जॉन ने उन्हें लकड़ी की बंदूक दिखाकर गर्व से ताना भी मारा और कहा, देखो, इसी से तुम सबको मैंने बंदी और बेवकूफ़ दोनों बनाया है। जॉन ने अपने शातिर दिमाग से ना सिर्फ जेल कर्मियों को हैरान कर दिया था, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में भी सेंध लगा दी थी और हर्बर्ट को लेकर उनके ही सामने भाग रहा था और एक के बाद एक दरवाजों को पार कर रहा था। दरअसल जेल में 5 मोटे मोटे लोहे के दरवाजे लगे थे, जिनमें हर एक पर मजबूत ताला लटका हुआ था। अब क्योंकि जॉन के पास चाबियां थी जो उसने गार्ड से ली थी, इसलिए जॉन ने हर ताला खोल लिया और आखिरकार मेन डोर तक पहुंच गया। इस समय जॉन के कंधे पर चाबियों का गुच्छा लटक रहा था और हाथों में मशीन गन थी। बस फिर क्या था, जॉन ने मेन दरवाजा खोला और हर्बर्ट को लेकर फरार हो गया। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि भागना ही काफी नहीं था, बल्कि पुलिस से बचना भी जरूरी था। इसलिए जॉन ने बचे रहने का भी फैसला किया और जेल से बाहर निकलते ही जॉन की नजर पास के एक गैरेज पर पड़ी, जहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी हुई थीं। ये देख जॉन तुरंत गैरेज में घुसा और एक मैकेनिक को ललकारते हुए कहा, ए लड़के, यहाँ सबसे तेज गाड़ी कौन सी है? ये देख मैकेनिक ने हाथ से 1933 मॉडल फोर्ड वियाट कार की तरफ इशारा किया, जो लेक काउंटी की शेरिफ लियोन होली की थी और सर्विस के लिए गैरेज में खड़ी थी। जॉन ने तुरंत मैकेनिक को भी बंदूक दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी छोटी सी टीम बन चुकी थी, जिसमें जॉन, कैदी हर्बर्ट, एक बंधक गार्ड जिसे ढाल बनाकर जॉन अपने साथ ले आया था, और मैकेनिक जिसे ड्राइविंग का काम सौंपा गया। बस फिर क्या था, सड़कों पर शेरिफ की नीली फोर्ड फर्राटे मारकर दौड़ते लगी और शेरिफ की कार में जॉन जैसा खतरनाक कैदी ठाट बाट से बैठा हुआ था और कुछ ही देर में वो इंडियाना से निकलकर इलिनॉय की राज्य सीमा को लांघकर आगे बढ़ गया। जबकि जॉन ने दोनों बंधकों यानी गार्ड और मैकेनिक को पियोटेन नाम के कस्बे के पास ही उतार दिया, जिन्हें एक खरोच तक नहीं आई थी और सही सलामत छोड़ा गया था, क्योंकि जॉन की असली दुश्मनी इन मासूमों से नहीं बल्कि कानून से थी। अब कार में सिर्फ जॉन और उसका साथी हर्बर्ट था। दूसरी तरफ इंडियाना में शेरिफ लियन हॉली को फोन पर खबर मिली कि जॉन फरार हो गया है, तो वो गुस्से में जोर जोर से चीखने लगी, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि इस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता। लेकिन जॉन ना सिर्फ भागा था, बल्कि जेल करियों को भी बंधक बनाकर गया था। साथ ही शेरिफ लियन की कार भी चोरी करके ले गया था। जैसे ही इस फरारी की खबर जेल की दीवारों से आम गलियों में पहुंची, शहर में हंगामा मच गया, क्योंकि जिस जेल को सबसे सुरक्षित बताया जाता था, आज वहीं फरारी की घटना का शिकार बन गई थी। अखबारों ने इस घटना को किसी थ्रिलर सस्पेंस से भरपूर स्क्रिप्ट बनाकर पब्लिश किया और पुलिस महकमे थी थू-थू हुई, क्योंकि जेल कर्मियों को एक नकली बंदूक की नोक पर बंदी बनाया गया था। इस बदनामी से सबसे ज्यादा गुस्से में थी शेरिफ लियान, जिन्होंने तमतमाते हुए कहा कि अगर जॉन कभी वापस मेरे पास आया तो जज साहब आप उसे ट्रायल के लिए नहीं पाएंगे, उसकी बजाय आप मुझे ट्रायल पर पाएंगे। यानी लिलियन का कहना था कि अगर जॉन दोबारा मेरे सामने आया तो वो जिंदा नहीं बचेगा, मैं उसे खुद निपटा दूंगी और फिर अदालत में खड़ा होने वाला वो नहीं, मैं होंगी। इस बयान के ठीक 2 दिन बाद शेरिफ लियन ने ऐलान किया कि वो अगले कार्यकाल के लिए शेरिफ पद नहीं चाहेंगी।
एक तरफ तो लिलियन के बयान सुर्खियों में बने हुए थे, तो दूसरी तरफ जॉन के भागने की वारदात चर्चा में बनी हुई थी, जिसको लेकर जॉन खुद पर गुरूर कर रहा था और इस वक्त अकेला था, क्योंकि जॉन और हर्बर्ट इलिनॉइस में कुछ दूर साथ चले थे और फिर अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े थे। भागने के करीब 2 हफ्ते बाद 16 मार्च 1934 को हर्बर्ट मिशिगन में पुलिस के सामने आ गया और मुठभेड़ में मारा गया था। यानी जेल में रहते हुए तो वो डेथ पेनल्टी के डर में था ही, जेल से निकलने के बाद भी उसे डेथ ही मिली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्बर्ट ने पकड़े जाने के दौरान पुलिस को बताया था कि जॉन हर्बर्ट के साथ ही है, लेकिन बाद में हर्बर्ट ने इस बयान को झूठा बताया। जेल से भागने वाले 2 कैदियों में से एक का पत्ता कट चुका था। अब बारी थी मेन अक्यूज जॉन की, जिसे पकड़ने के लिए देश भर की पुलिस और FBI की टीम एकजुट हो गई थी। पुलिस पर एक तरफ जॉन को पकड़ने का दबाव था, तो दूसरी तरफ जेल की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था की वजह से मजाक भी बनना पड़ रहा था, क्योंकि आज तक अमेरिकन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कैदी नकली बंदूक को हथियार बनाकर जेल से फरार हो जाए। लेकिन जॉन ने यह कारनामा कर दिखाया, इसलिए पुलिस प्रशासन की काफी किरकिरी हो रही थी। लेकिन इस चालाकी भरी प्लानिंग के बीच जॉन ने एक छोटी सी चूक भी की, जो उसके पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह और गलती साबित हुई। और शायद अगर ये गलती ना करता तो कभी पकड़ा नहीं जाता। पर कहते हैं ना, मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती कर ही बैठता है। दरअसल भागते समय जॉन ने जो फोर्ड विगार्ड कार चुराई थी, वो लेक काउंटी शेरिफ विभाग की आधिकारिक कार थी, यानी सरकारी अधिकारी शेरिफ के नाम पर रजिस्टर थी। और उसी को नासमझी और जल्दबाजी में जॉन लेकर फरार हो गया और इंडियाना से निकलकर पड़ोसी राज्य इलिनॉइस में पहुंच गया और यहीं पर उसने गाड़ी भी छोड़ दी। ऐसा करके जॉन ने नेशनल मोटर व्हीकल थेफ्ट एक्ट का उल्लंघन कर दिया था, जो राज्य सीमा के पार किसी चोरी के वाहन को ले जाने को संगीन अपराध घोषित करता था, जो काफी सिवियर था। अब तक जॉन के ऊपर बैंक डकैती, चोरी और कत्ल जैसे संगीन आरोप लगे हुए थे, जो ज्यादातर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते थे और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के पास लिमिटेड राइट्स थे। लेकिन जैसे ही जॉन ने शेरिफ की कार में सवार होकर इंटरस्टेट की सीमा रेखा पार की, तो मामला पूरी तरह से FBI के खाते में चला गया, जिससे अब उनके पास अनलिमिटेड राइट्स थे और वो जॉन पर अच्छे से शिकंजा कर सकते थे। फरारी के कुछ समय बाद शिकागो में शेरिफ की चोरी हुई कार बरामद हुई और तुरंत ही फेडरल कोर्ट में जॉन के खिलाफ व्हीकल थेफ्ट और इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का मुकदमा दायर किया गया। कुछ दिनों बाद फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन के खिलाफ अभियोग चलाया और इस तरह FBI को उसे धर दबोचने का कानूनी अधिकार भी मिल गया। शिकागो के FBI ऑफिस को ऑर्डर मिले, जिसमें अब जॉन को पकड़ने के लिए पूरी छूट दी गई थी। यही वो खास समय था जब अमेरिका में फेडरल लेवल पर अपराध नियंत्रण के कानून सख्त से सख्त बनाए जा रहे थे। दरअसल 1933 में कैंसर सिटी नरसंहार की घटना के बाद अमेरिकी सरकार को यह समझ आ गया कि केवल कागजी कार्यवाही से खतरनाक अपराधियों को नहीं रोका जा सकता। अब जरूरत थी ऐसी फोर्स की जो हथियारों के साथ सीधे मैदान में उतर सके। इसी सोच के चलते 1934 में कई नए संघीय कानून पास किए गए। इन नए कानूनों के अनुसार अब बैंक डकैती को संघीय अपराध घोषित कर दिया गया। संघीय एजेंटों को हथियार रखने की इजाजत मिल गई और किडनैपिंग या चोरी की गई गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना भी संघीय अपराध बन गया। इन बदलावों का सीधा असर ये हुआ कि अपराधी अब सिर्फ किसी एक राज्य की पुलिस से नहीं, बल्कि पूरी संघीय व्यवस्था से बचने को मजबूर हो गए। इन्हीं नए नियमों के कारण जॉन पूरे देश में चल रही नेशनल मैनहंट का मुख्य निशाना बन गया। उसके पकड़े जाने का इनाम बढ़ा दिया गया और अमेरिका भर में उसके पोस्टर लगाए गए। अब जॉन के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे। पहले वो अलग अलग राज्यों की पुलिस को चकमा देकर बच निकलता था, लेकिन अब FBI प्रमुख J. एडगर हूवर की पूरी फेडरल मशीनरी उसके पीछे लग चुकी थी। अप्रैल 1934 तक आते आते उसकी गैंग लगभग टूट चुकी थी। उसके कई करीबी साथी या तो मारे जा चुके थे या गिरफ्तार हो चुके थे। उसके खास साथी हैरी पियरपॉइंट, चार्ल्स मैकले और रसल क्लार्क को ओहियो में पुराने अपराधों के लिए डेथ या उम्र कैद की सजा मिली। वहीं बेबी फेस नेल्सन, होमर 1 मीटर और जॉन हैमिल्टन जैसे साथी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। इस तरह जॉन धीरे धीरे अकेला पड़ता चला गया। उसने जो डर का जाल बिछाया था वो भी अब कमजोर होने लगा था। उसका चमकदार अपराधी दौर अपने अंत की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन क्राउन पॉइंट जेल ब्रेक की सनसनीखेज खबर थमने का नाम नहीं ले रही थी और एक टैगलाइन हर जगह सुर्खियां बटोर रही थी, मोस्ट वांटेड अपराधी लकड़ी की बंदूक से फरार। हर न्यूज़ चैनल और अखबार की खबरें ऐसी ही थीं। शिकागो डेली न्यूज़ ने भी 3 मार्च 1934 को इसी ब्रेकिंग न्यूज़ को अपने फ्रंट पेज पर सजाया, जिसमें रिपोर्ट्स ने गुस्से और हैरत के मिले जुले शब्दों का तालमेल बैठाया था। इस खबर में एक तरफ तो कानून व्यवस्था के ढीलेपन को कसूरवार ठहराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ बिना गोली चलाए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जेल से फरार होने पर जॉन को शाबाशी भी दी जा रही थी। क्योंकि क्राउन पॉइंट जेल को भेदना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसके पास बैंक रॉबरीज के लाखों डॉलर थे, लेकिन इन पैसों को खुलकर उड़ाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर राज्य की पुलिस और FBI उसे तलाश रही थी। इसलिए जॉन कुछ समय के लिए गुमनामों की तरह खामोशी से रहने लगा और अपनी गर्लफ्रेंड बिली से कांटेक्ट कर उसे लेकर मिनेसोटा के एक होटल में छिप गया।
जबकि उसके बाकी बचे साथियों ने एक नई गैंग तैयार की जिसमें भगोड़ा, बेबी फेस नेल्सन समेत कई खूंखार लुटेरे शामिल थे। मार्च के आखिर तक इस गैंग ने सक्स फॉल्स, साउथ डकोटा और मेसन सिटी जैसे शहरों में बैंक रॉबरी को अंजाम दिया और हर लूट के बाद पुलिस का पहरा सख्त होता जा रहा था। वहीं 30 मार्च 1934 में मिनेसोटा में जॉन की गर्लफ्रेंड बिली को पुलिस ने घेर लिया और मुठभेड़ होने लगी, जिसे आज लिंकन कोर्ट अपार्टमेंट शूटआउट कहा जाता है। लेकिन इस मुठभेड़ में जॉन बचकर भाग गया और बिली पुलिस के हाथ लग गई, जो जॉन के लिए काफ़ी बड़ा झटका था, क्योंकि अब उसकी आखिरी साथी बिली भी उससे दूर हो चुकी थी और उसके साथ ही गैंग के मेंबर्स भी एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। इसलिए जॉन शिकागो आ गया ताकि इस भीड़भाड़ वाले शहर में आसानी से छुप सके। मई 1934 में एक दोस्त की मदद से उसने एक सर्जन को मोटी रकम देकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली ताकि शिकागो में उसे कोई पहचान ना सके। इतना ही नहीं, उसने अपनी उंगलियों के प्रिंट्स तक मिटवा दिए। तेजाब से स्किन जलाई गई, लेकिन कुछ निशान फिर भी रह गए। इस खतरनाक ऑपरेशन से हील होने के लिए काफ़ी समय तक जॉन छुप कर रहा और जब रिकवर हुआ तो उसने 30 जून 1934 को साउथ बैंड, इंडियाना के मर्चेंट्स नेशनल बैंक में रॉबरी की, जो उसकी लाइफ की लास्ट रॉबरी साबित हुई। इस रॉबरी में उसका साथ दिया बेबी फेस नेल्सन और होमर वन ने। इस लूट के दौरान पुलिस के साथ भी गैंग की मुठभेड़ हुई और कुछ लोग घायल हुए तो कुछ मारे गए। जॉन भी काफ़ी चोटिल हुआ और पुलिस से बचकर शिकागो भाग आया और एना नाम की एक मकान मालकिन के घर में छुपकर रहने लगा। रोमानिया से बिलोंग करने वाली एना देह व्यापार के धंधे में एक्टिव थी और उसे डर था कि कहीं इस काम की वजह से उसे सरकार निर्वासित एग्जाइल ना कर दे। इस खतरे से बचने के लिए उसने जॉन का इस्तेमाल किया और एफबीआई के साथ सौदा कर लिया कि वो जॉन को पुलिस के हवाले करवाएगी, बस उसे एग्जाइल ना किया जाए। इस पर एफबीआई भी राजी हो गई और फिर 22 जुलाई 1934 की रात एना ने चुपचाप एफबीआई को बताया कि कुछ देर बाद जॉन एक महिला के साथ फिल्म देखने जाने वाला है और साथ ही एना को भी ले जाएगा। लेकिन थिएटर कंफर्म नहीं है, क्योंकि जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो मार्बरो थिएटर जाए या बायोग्राफ। एना ने यह भी बताया कि वो ऑरेंज कलर की स्कर्ट पहनेगी ताकि एजेंट्स उसे आसानी से पहचान सके। इस खबर के बाद एफबीआई एजेंट्स और पुलिसकर्मी दोनों थिएटर्स के बाहर तैनात हो गए। रात करीब 8 साढ़े 8 एना पॉली नाम की दूसरी महिला को लेकर जॉन बायोग्राफ थिएटर पहुंचा, जिसमें मैनहाटन मेलोड्रामा फिल्म लगी हुई थी। पुलिस ने ऑरेंज कलर की स्कर्ट से एना को पहचान लिया और बाद में एना को लाल परी कहकर पुकारा गया, हालांकि स्कर्ट नारंगी था। इधर पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिले कि कोई भी थिएटर के अंदर गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि जनता खतरे में आ सकती है। इसलिए जॉन जब बाहर आया तभी उसे घेर ले। अगर जॉन हथियार इस्तेमाल करता है तो पुलिस भी बेझिझक फायरिंग कर दे। रात करीब 10:30 बजे जैसे ही फिल्म खत्म हुई और जॉन दोनों महिलाओं के साथ बाहर आया तो एजेंट्स ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया और मिल्विन पुलिस अधिकारी ने सिगार सुलगाकर अपने साथियों को उसे पकड़ने का इशारा किया। पर जॉन को कुछ शक सा होने लगा, क्योंकि आसपास आधी वर्दी में कई लोग उस पर नजर रख रहे थे। जॉन सब समझ गया और बचकर भागने लगा और जेब में रखी पिस्तौल निकालने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी चारों तरफ से एफबीआई एजेंट्स ने उसे घेरकर फायरिंग शुरू कर दी, जिनमें से एक गोली गर्दन पर और 2 गाल पर लगी। हालांकि जॉन फिर भी भागा, लेकिन हिम्मत टूटने के बाद जमीन पर गिर गया और नकली बंदूक से पुलिस को डराने वाले जॉन को अब असली गोलियों ने शांत कर दिया था। मिनट भर में मौके पर भीड़ जमा होने लगी और पुलिस जॉन को इलेक्शन ब्रदर्स हॉस्पिटल ले जाने लगी, लेकिन रास्ते में ही 10:50 पर जॉन ने दम तोड़ दिया। जब लोगों को इस घटना की खबर मिली तो लोग जॉन की शूटआउट वाली जगह पर दौड़ने लगे और सड़क पर पड़े उसके खून को रुमाल से पोंछकर अपने पास निशाने के तौर पर रखने लगे। और अगले दिन अखबार में छपा, जनता के दुश्मन नंबर 1 का अंत हो गया। जॉन की डेथ ने कई लोगों को उदास कर दिया था, लेकिन कानून के रखवाले अब चैन की सांस ले रहे थे। डेथ के बाद इंडियाना पुलिस के क्राउन हिल कब्रिस्तान में ही जॉन को दफन किया गया और उसके अंतिम संस्कार में हजारों लोग की भीड़ जमा हुई, जो उसे आखिरी विदाई देने आए थे। इसके बाद 27 लोगों पर जॉन को पनाह देने या मदद करने के आरोप लगे और उन्हें सजाएं भी मिली। और कुछ महीने बाद जॉन का साथी बेबी फेस भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और धीरे धीरे गैंग का सफाया होने लगा। लेकिन जॉन की क्राउन पॉइंट जेल ब्रेक घटना अमेरिकी अपराध इतिहास की सबसे पॉपुलर घटनाओं में शुमार हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।